सेट होता क्या है, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। किसी चीज का कलेक्शन कर लिया जाए, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स या कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स या कुछ भी किसी का कलेक्शन कर लिया जाए तो वो सेट कहलाता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अच्छा, उसके बाद सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। रिवीजन में आपको हम बहुत लाइट बताएंगे इसमें कि जो तुरंत पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पहला मेथड होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दे दिया जाए कि 2 4 6 8 इस फॉर्म में सवाल दिया तो ये फॉर्म है टेबुलर फॉर्म, टेबल में दे दी गई है 2 4 6 8। और अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है, यहाँ पर n जो है वो 1 से बड़ा है या बराबर है और 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, तो आपकी वैल्यू यही आएगी। देखो, n की जगह 1 रख सकते हैं तो 2 आएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 8 आएगा। तो ये जो फॉर्म हो गई वो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म हो गई और ये जो फॉर्म हो गई वो सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और देते हैं कि उन्होंने दे दिया 3 6 9 12, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3n, और जहां पे n जो है 1 2 3 4 है विदाउट। तो अगर लैंग्वेज में उसको लिख दिया जाए तो वो सेट बिल्डर फॉर्म, और कॉमा लगा के टर्म्स लिख दिए जाए तो वो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल एक और देख लो, जैसे उन्होंने कह दिया 2 4 8 16 एंड डॉट डॉट डॉट, अब पता नहीं कहाँ तक गया। ठीक है, 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। कोई n की लिमिट नहीं है। n बिलोंग्स टू कैपिटल n यहाँ पे लिख दोगे। आगे आप लिख दोगे यहाँ पर n जो है वो कैपिटल n को बिलोंग कर रहा है। बिलोंग मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। बिलोंग जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बिलोंग्स का भी मतलब बता देते हैं। जैसे 1 2 3 4 दिया है, हम लिख सकते हैं 3, और ये a है, ये 1 2 3 4 है और ये a है, हम लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू a। 3 a में आ रहा है, 3 जो है वो a में आ रहा है, दैट मींस बिलोंग्स टू a। ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। तो पहली एक्सरसाइज में आपको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या होती है और क्या बतानी होती कि ये बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कह दिया कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट 5 तक है, तो मुझे क्या 6 a को बिलोंग कर रहा है? आप कहोगे नहीं कर रहा है, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, समझ में आ गई। जैसे कोई कहता है कि a इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, अब वगैरह इसका सेट बनाओ, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप क्या बनाओगे? ये तो हो गया क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे, एम ए टी एच ई, एम रिपीट हो रहा है दोबारा नहीं आएगा, ए रिपीट हो रहा है दोबारा नहीं आएगा, टी रिपीट हो रहा है दोबारा नहीं आएगा, आई सी एस। समझ में आ गई। तो ये अभी सेट बिल्डर फॉर्म है और ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? नहीं। अब आगे सुनिए, इसके बाद आपकी जो दो चीजें आएंगी वो आएंगी सबसेट। सेकंड एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज में आपका यही है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू है। ठीक है, उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में आपके में क्या है,
सबसेट। ठीक है, अब सबसेट क्या होता है उसको समझो। जैसे फॉर एग्जांपल है कि एक सेट है 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 10 तक, एक सेट है और एक से लेके 10 तक, और बी एक सेट है और वो है 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे B इज द सबसेट ऑफ A। ये सबसेट का साइन होता है, B इज द सबसेट ऑफ A। सबसेट मतलब है तो इसी फैमिली का मेंबर, लेकिन उसने अपनी फैमिली अलग बना ली है। जैसे कोई एक फैमिली है जिसमें एक फादर मदर और उसके बच्चे हैं, ठीक है, और एक लड़का जो है वो अलग बना के एक फैमिली बना ले, ठीक है, तो ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या है, B इज द सबसेट ऑफ A। अब आप कहोगे सर बिलोंग्स टू और सबसेट में डिफरेंस क्या है? फिर बिलोंग्स टू में भी यही बताया था। बिलोंग्स टू में हम केवल एक एलिमेंट बता रहे थे, जैसे कोई एक यहाँ पे 2 आया तो 2 बिलोंग्स टू B, 2 B को बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर सबसेट बन जाए, अगर इस तरीके से ब्रैकेट में आ जाए तो वो सबसेट हो जाता है। जैसे हमसे पूछा जाए 2, अब यहाँ पे बिलोंग्स टू नहीं लिखोगे, ये सबसेट हो गया। अगर ये ब्रैकेट लग जाता है तो वो एक अपनी फैमिली बना लेता है, मतलब सेट बन जाता है। ठीक है, तो बिलोंग्स टू और सबसेट में बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि अगर सेट है तो वो सबसेट होगा, और केवल एक एलिमेंट है तो वो बिलोंग्स टू होगा। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू सबसेट सेकंड एक्सरसाइज में कि विच इज बिलोंग्स टू दिस, विच इज नॉट, विच इज सबसेट ऑफ दिस, विच इज नॉट। ठीक है, उसके बाद कुछ सेट की डेफिनेशन थी। इक्वल सेट, 2 सेट इक्वल कब होंगे? जैसे एक का एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट है 2 3 4 1। अब इसके उसके एलिमेंट सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तो ए इज इक्वल्स टू बी, ये इक्वल सेट्स हो गए। ठीक है, अभी आपने क्या क्या पढ़ा? रोस्टर फॉर्म पढ़ा, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा, बिलोंग्स टू पढ़ा, सबसेट पढ़ा और इक्वल सेट पढ़ा। ठीक है, अब एक बात करेंगे 3 सेट की, और वो होंगे नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। तीनों नाम एक ही है। दूसरा आप पढ़ोगे फाइनाइट सेट और तीसरा इनफाइनाइट सेट। हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, 1 नंबर के बन जाएंगे, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। जैसे किसी ने कहा कि x such that x is an integer is a natural number, x such that x is a natural number, x जो है वो नेचुरल नंबर है और 2 से बड़ा और 3 से छोटा। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो 2 से बड़ा होगा 3 से छोटा होगा? 2.5 नेचुरल नंबर होता है? नहीं बता रहे, एक मिनट में। नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, दूसरा फाइनाइट सेट, तीसरा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो नल सेट के बारे में बात करते हैं। x such that x is a नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है 2 से बड़ा और 3 से छोटा। क्या कोई नंबर हो सकता है 2 से बड़ा और 3 से छोटा? नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो क्या आएगा इसमें? 5 मतलब एम्प्टी सेट, या इसको एम्प्टी ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से खाली ब्रैकेट छोड़ दो तो इसका मतलब भी एम्प्टी सेट से है। ठीक है, 5 रिप्रेजेंट नल सेट या एम्प्टी ब्रैकेट रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसका मतलब 2 और 3 के बीच में ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। उसके बाद फाइनाइट सेट, जिसमें हम काउंटिंग कर सकें, जैसे 1 2 3 4, तो ये फाइनाइट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट में क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, पता ही नहीं कहाँ तक। तो ऐसे सेट क्या कहलाएंगे? इनफाइनाइट सेट। स्टार्स इन स्काई एक ऐसा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, स्टूडेंट इन अ क्लास, फाइनाइट सेट। तो इस तरीके से आ सकते हैं ये दूसरी एक्सरसाइज में आपके ये सब है। उसके बाद आते हैं
तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, पहले फिर से एक बार सुन लो। एक तो सेट को लिखने का रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बिलोंग्स टू, फिर उसके बाद पढ़ा आपने इक्वल सेट, उसके बाद सबसेट, उसके बाद नल सेट और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। कितना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यूनियन इंटरसेक्शन की। यूनियन और इंटरसेक्शन, अब ये क्या होता है समझो। जैसे कोई एक सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 10 तक, जिसके छोटे छोटे सबसेट हैं और उसके सबसेट क्या हैं, जैसे 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 है, और 4 5 6 7 8 कर लेते हैं, और 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये सवाल दिया है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है और जिसके छोटे छोटे सबसेट हैं ए, मतलब इस फैमिली का हिस्सा है ना, ये 1 2 3 4 इसमें आ रहा है, 4 5 6 7 8 भी इसमें आ रहा है, 7 8 9 10 भी इसमें आ रहा है। तो ए इज द सबसेट ऑफ यू, बी इज द सबसेट ऑफ यू एंड सी इज द सबसेट ऑफ यू। अब हमें निकालना क्या है, जैसे उन्होंने कहा कि ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन का साइन होता है, यू बना है दैट मीन्स यूनियन। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या हो, मिला दो, उनको कंबाइंड कर दो। तो ए और बी को जब मिला देंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4। अब 4 रिपीट हो रहा है तो रिपीट 2 बार नहीं लिखना, केवल एक ही बार आएगा। 5 6 7 8, ये हो गया यूनियन। यूनियन का मतलब उसको संगठित कर देना है, मिला देना है। ठीक है, अब बात करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में उल्टा यू आता है, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में कॉमन टर्म लेते हैं। कॉमन क्या है, 4। ए और बी में कॉमन क्या है, 4। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। अगर किसी में इंटरसेक्शन निकालना है दैट मीन्स कॉमन टर्म निकालना है, यूनियन निकालना है दैट मीन्स उन दोनों को कंबाइन कर देना। उसके बाद बात करेंगे हम ए माइनस बी की, या उससे पहले कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं। ए डैश, ए डैश, ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मतलब क्या है, ए वाले टर्म यू से हटा दो और जो यू में बचेगा वही ए डैश है। ए वाले टर्म यू से हटा दो, 1 2 3 4 हटा दो, बचा गया 5 6 7 8 9 10। तो ये ए डैश है। ये क्या है, मतलब किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो टर्म यू से हटा दो, जो यू में बचेगा वही ए डैश होगा। बी वाले टर्म हटा दो तो बी डैश, सी वाले टर्म हटा दो तो सी डैश। तो आपके अभी तक क्या क्या हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया और कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बात करेंगे ए माइनस बी की, सबट्रैक्ट। ए को बी से घटाना है तो कैसे घटाएंगे, जो कॉमन टर्म है, जो कॉमन टर्म है वो ए से हटा दो, क्योंकि आगे ए है ना, तो ए से हटा दो, जो ए में बचेगा वही आंसर है। जैसे बी माइनस ए पूछता हमसे तो कॉमन टर्म बी से हटाते, क्योंकि आगे बी है ना। जैसे जब माइनस करते हैं, सुनो ऐसे समझो, जैसे 70 में से हमने 40 माइनस किया तो ये घटा देते, जो इसमें बचता है वही तो लिखते हैं, वही तो लिखते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया, बी और ए में घटा रहे हैं ना, तो बी और ए में से कॉमन टर्म हटा दो और जो बी में बचेगा वही तो आंसर होगा। तो बी और ए में से कॉमन टर्म हटा दो और जो बी में बचेगा वही आंसर। तो जो आगे होता है उसमें जो बचता है कॉमन टर्म हटाने के बाद वही आंसर होता है। समझ में आ गई इतनी बात। तो यूनियन में क्या करते हैं, कंबाइंड कर देते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। डैश में क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट में कि वो टर्म यू से हटा देते हैं यूनिवर्सल सेट से और बाकी सारे नंबर लिख देते हैं। उसके बाद ए माइनस बी में क्या करते हैं, ए और बी में कॉमन टर्म हटा देते हैं, जो आगे होता है उसमें जो बचेगा वही आंसर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आपकी 3rd या 4th एक्सरसाइज होगी मे बी। ठीक है, इसमें थोड़े लंबे लंबे सवाल आएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनियन बी माइनस सी कैसे कह दिया उन्होंने। तो पहले ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, बी माइनस सी निकालना पड़ेगा,
फिर दोनों का यूनियन निकालना पड़ेगा, फिर दोनों क्या निकालना पड़ेगा, यूनियन निकालना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, कोई डाउट है? फॉर एग्जाम्पल बताते हैं कि हमें निकालना है a माइनस बी यूनियन b माइनस सी निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले a माइनस बी निकालते हैं, तो 1 2 3 बचेगा। फिर b माइनस सी निकालते हैं, तो कॉमन टर्म 7 8 है, तो b में क्या बचेगा 4 5 6। अब दोनों को यूनियन कर देना, मतलब मिला देना है, तो 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया? पहले इसको सॉल्व कर लिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया, फिर दोनों का यूनियन कर दिया। ठीक, तो इस तरीके के सवाल आएंगे। ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे। अब रह गया आपका वेन डायग्राम और कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। पहले इतना नोट कर लीजिए। जैसे उन्होंने दिया है x such that x is 2 greater than 2 is less than x और greater than 7। ठीक है, और याद दिया जाए तो मैं x such that x is 2 greater than equals to x is greater than equals to 7। जब इस तरीके का साइन हो तो आप इस तरीके से इसको लिखोगे 2,7 सिंपल ब्रैकेट, और जब इक्वल्स टू भी लगा है तो आप लिखोगे 2,7। ये डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन याद रखने वाली बात है। जब भी स्ट्रिक्टली कि जो x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है और 7 से छोटी है, तो आप ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, और वो कहेगी 2 से बड़ी है और बराबर भी हो सकती है, और 7 से छोटी है 7 के बराबर भी हो सकती है, तो क्या होगा 2,7 और ये वाला बड़ा ब्रैकेट आएगा। ठीक है, कोई डाउट? अब जैसे कभी कभी आ जाता है कि कोई एक संख्या है जो -2 से बड़ी है और बराबर भी है लेकिन 7 से छोटी है, तो आप यहाँ पे लगाओगे और ये इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, उसके बाद वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। पहले वेन डायग्राम समझा देते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कह दिया कि A यूनियन B का डैश, A यूनियन B का डैश, इसका वेन डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो आप वेन डायग्राम कैसे बनाओगे इसको समझो। सबसे पहले इसके लिए कुछ लेट कर लो, ये रफ में करेंगे आप लोग साइड से। लेट कर लिया, u इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 10। बात सुन लेना अच्छे से, 1 से लेके 10 तक अपने कोई भी एक संख्या यूनिवर्सल सेट लेट कर ली। कोई डाउट? ये हमने लेट कर लिया 1 2 3 4 5 6, और बी लेट कर लिया 5 6 7 8। ठीक है, अब हम अगर ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 8 तक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 यही तो होगा। और इसका अगर हम डैश निकालें तो क्या निकलेगा, 8 तक हटा के क्या बचेगा 9 और 10। डैश का मतलब होता है वो वाले टर्म उससे हटा दो u से, जो बचेगा वो डैश। तो ए यूनियन बी 8 तक था, 8 तक उसमें से हटा दिया तो 9 10 बचा, तो ए यूनियन बी का डैश क्या निकल के आया 9 और 10। अब सुनो, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। ये एक बॉक्स है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये एक सर्किल है जो कि ए है, और ये एक दूसरा सर्किल है जो कि बी है। अब ए के एलिमेंट्स क्या क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमने 5 6 यहाँ क्यों लिखा, तो 5 6 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। 5 6 7 8 और 9 10 दोनों सर्किल में नहीं आ रहा, बी ए और बी में नहीं आ रहा, तो 9 10 बाहर लिख दो। बात समझ में आ गई? 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, 5 6 7 8 ये हो गया, 9 10 दोनों में से किसी में नहीं है तो 9 10 बाहर हो गया। अब इसका आंसर क्या था 9 10। 9 10 मतलब बाहर का, तो आउटर पोर्शन शेडेड कर दो, बस बन गया वाइट वेन डायग्राम।
अब इसमें से जो लेट किया था ये नंबर हटा देना, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि हमने लेट किया था। बस हो गया सॉल्व, ये बन गया वेन डायग्राम। आप सभी लोग जरा एक वेन डायग्राम बनाओ, और वो वेन डायग्राम होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश हमने जो बनाया है, सबसे पहले ए डैश निकालो, ए के टर्म यू से हटा दो, क्या बचा 7 8 9 10। बी डैश, बी के टर्म यू से हटा दो तो 1 2 3 4 9 10। अब ए डैश यूनियन बी डैश निकालना था, 1 2 3 4 7 8 9 10, यही तो हुआ। तो अब इसका डायग्राम देखो कैसे होगा। हमने डिफरेंट किया है। मेरा यहाँ वाला पे क्या आना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो हमें सभी कुछ कलर करना है केवल 5 6 को छोड़ के, तो मतलब इतना पोर्शन छोड़ दो, इतना पोर्शन छोड़ दो, और बाकी सबको क्या करना है, शेडेड करना है, तो बाकी सभी शेडेड कर दो। केवल छोड़ना कितना है, इतना, जो कॉमन है ये बाकी सब shaded है। उस वाले में आपने आंसर वाला दिया था सेटेड। तो आंसर वाले ही तो शेडेड किया है, आंसर क्या आया,